Innovation pays off. Friends, my name is Sankalp. I am right now practicing at Gwalior at the Gwalior branch of Madhya Pradesh High Court. First of all, I would like to thank the team of Fits Robotics for giving me this amazing opportunity to come and talk to you people. आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कोविड के रीज़न से जो टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लीगल फील्ड में आई हैं उसके बारे में है। ये मेरी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसलिए डेफिनेटली ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि रिवॉल्यूशन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे होने वाले घटनाक्रम के बाद होता है, और कभी कभी रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी घटना के होने की वजह से होता है। तो आज हम जिस दोराहे पे या चौराहे पे खड़े हैं वो लीगल फील्ड के लिए एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। किसी भी बड़ी मशीनरी की तरह लीगल मशीनरी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें चेंज लाना, जिसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग अभी तक टेक्नोलॉजी को लेकर के इतना ओपन नहीं हैं, हम उसके यूज़र फ्रेंडली भी नहीं हैं, हमारे पास उतनी नॉलेज और एक्सेस भी नहीं है। इन सारी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक ब्रॉड आइडिया रखना चाहता हूं कि कोर्ट काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी लीगल किसी भी जगह आप जाएंगे, हर जगह का कोर्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ये डेफिनेटली किसी मूवी या किसी टीवी के पे दिखाए गए कोर्ट की जैसा नहीं होता है। किसी भी कोर्ट रूम में ऑनरेबल जज और 2 काउंसिल्स होते हैं दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये प्लेस एक बहुत ही इंटरैक्टिव प्लेस होती है जहाँ पे बहुत ही तेज स्पीड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स दिए जाते हैं, इंटरैक्ट किया जाता है, बहस की जाती है। और वर्चुअल सेटअप में हम इसे कैसे अडॉप्ट करें, इन बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया ये जनरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्टाइल है। ट्रायल कोर्ट में एक एडिशनल फैक्टर ये होता है कि यहाँ पर एविडेंस यानी गवाही भी होती है। इसका मतलब है कि एक कॉमन आदमी वहां पर आकर के अपनी बातें बोलता है, बताता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट में एक 4th पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जजेस की हेल्प करने के लिए उनके रीडर्स होते हैं जो उन्हें फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, उनके पास स्टेनोज होते हैं जो उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को डिक्टेट करते हैं, लिखते हैं। ये सारा सेटअप है एक फिजिकल कोर्ट रूम का, जिसको हमें वर्चुअल कोर्ट रूम में अडॉप्ट करना है, और यहाँ से ही हमारी सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। किसी भी कोर्ट में कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले फाइलिंग करनी पड़ती है। आज हम फिजिकल फॉर्म में फाइल करते हैं, पेपर्स फाइल करते हैं। कुछ जगह, शायद ज़्यादातर जगह हम ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हैं, पर ऑनलाइन फाइलिंग करने के जो सिस्टम्स हैं, अब यहाँ से डिफ़िकल्टीज मेरी शुरू होती हैं, जो डेफिनेटली आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर वेबसाइट पे, हर सिस्टम में जो फाइलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी जा रही हैं या ऑप्शंस मुझे दिए जा रहे हैं, वो यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाए जा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए बहुत आसान है एक टाइपिस्ट को डिक्टेशन देना। मैं एक केस का डिक्टेशन शायद 15 से 20 मिनट में दे सकता हूँ, और फिर वो 20 मिनट्स डिक्टेशन लेने के बाद वो व्यक्ति उसको आधे घंटे 45 मिनट में तैयार करके प्रिंट आउट देके मुझे वो फाइल तैयार करके दे सकता है, जिसे मुझे केवल हैंडओवर करना है कोर्ट को, जिसके बेसिस पे हम आर्ग्यूमेंट्स या प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पर अभी तक, जैसे हमारे एमपी हाई कोर्ट की बात करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मेट है उसमें मेरे पास ऑप्शन या तो मैं कॉपी पेस्ट करूं या मैं फिजिकली वहां पर चीज़ों को लिखूं है, पर मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक पूरी तैयार वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल या पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल को कोर्ट तक भेज सकूं, जो उनके लिए भी एक्सेस करने में इजी हो। देखिए, उनके पास अपने डेटाज, अपने सर्वर्स हैं, उनको अपने डेटाज को और अपने डेटा को अपने सर्वर पे एक टिपिकल फॉर्मेट में रखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास वो फॉर्मेट हो जो उनको सूट करे। मुझे नहीं पता है कि वो फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं, तो हम कैसे इनको सिंक्रोनाइज करें, ये हमारी पहली डिफिकल्टी है। सो फाइलिंग प्रोसेस कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत
ईजी है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जहाँ पे जिसके पास बहुत बड़ा सेटअप है, जिसके पास कंप्यूटर्स हैं, जिसको खुद टाइपिंग आती है, जिसको अपलोड करना आता है, जिसको डिफरेंट फील्ड्स को समझना आता है, उसमें डेटा डालना आता है। पर इमेजिन कीजिए एक गांव में एक वकील है जिसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बारे में नहीं पता है, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत मुश्किल है, वो अभी इसमें केपेबल नहीं है। सो इवन दो you might have a technology, but you don't have the people or resources to cater to the technology, therefore the technology is of no use। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिंप्लीफाइड चीज़ें चाहिए, जैसे ऐप्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ करना बहुत ही ईजी होते हैं, जिसके लिए कोई प्रायर नॉलेज या एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती। ये फाइलिंग की बात है। फाइलिंग के बाद हम जैसे कोर्ट रूम सेटअप की बात कर रहे थे, हम कोर्ट रूम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। साइमल्टेनियस आर्ग्यूमेंट मैंने बोलना शुरू किया, मेरे साथी एडवोकेट ने, अधिवक्ता ने अपने सिस्टम से बोलना शुरू किया। तो बैंडविड्थ, जितना मेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कहती है, बैंडविड्थ इतनी नहीं होती है कि हम सब एक साथ बात करें और एक साथ सुन भी लें, कुछ ना कुछ ग्लिच जरूर आता है। हमें ऐसा ऐप या हमें ऐसा रिसोर्स चाहिए जहाँ पे हम वर्चुअल कोर्ट रूम्स क्रिएट कर सकें, जहाँ हमें ऐसा लगे कि हम अगर साइमल्टेनियसली भी बोल रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, तो वो वॉइस ब्रेक नहीं हो रही। क्योंकि अब जब तक मैं अपने साथी को सुन नहीं पाऊंगा तो मैं उसकी बात को रिबट नहीं कर सकता, मैं उसके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आंसर नहीं दे सकता। मुझे एक टेक्निकली ग्लिच फ्री सिस्टम चाहिए। मुझे पता है कि ये ग्लिच कभी भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, पर आज की डेट में एटलीस्ट एमपी हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे पास ऐसा खुद का डेवलप किया हुआ सिस्टम नहीं है। हमें उसकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके इजी एक्सेसिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकें। एक आर्ग्यूमेंट तो एक बात हुई, हम जो बातें करते हैं, हम जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, या कोर्ट का सेटअप अपने आप में उसका एक डेकोरम होता है, उसकी एक प्राइवेसी होती है, और क्योंकि ये कोर्ट्स हैं तो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल वैल्यू की चीज़ें भी उसमें होती हैं। ओपन कोर्ट इंडिया में होने की वजह से कोई भी आके वहाँ सुन सकता है, कोई भी देख सकता है। हम ऐप्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं जिसमें ये एक्सेसिबल केवल लिटिगेंट्स या एडवोकेट्स को ना हो, पब्लिक एट लार्ज, बाकी लोगों को भी हो, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे इन रिसोर्सेज का मिसयूज ना कर ले कोई, उसकी सीक्रेसी, उसकी प्राइवेसी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसका आंसर आज की डेट में हमारे पास, एटलीस्ट मेरी नज़रों में, नहीं आ पाया है। आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, हम जज से बात करते हैं, हम आपस में बातें करते हैं, इसके बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करना। मैं कोर्ट रूम में हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है एक प्रिंट आउट को जज को देना, अपने साथ के एडवोकेट को देना और उसको बताना कि मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको रेफर कीजिए, हम इस पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकली मैं ये जानता हूँ कि मुझे कुछ वेबसाइट्स या कुछ ऐप्स ये ऑप्शन देते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ, पर ये स्क्रीन शेयर बहुत स्पीड में नहीं होता। ये स्क्रीन शेयर मेरी बाकी चीज़ों को सप्रेस करता है, मतलब मेरा वीडियो चला जाता है, मैं देख नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मेरी स्क्रीन ही स्क्रीन दिखती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरा वो बंदा जो मोबाइल से अपनी आर्ग्यूमेंट्स को करना चाहता है, मेरा वो एडवोकेट जिसके पास लैपटॉप या हाई डेफिनेशन कैमरेज अवेलेबल नहीं है, वो एक मोबाइल पे ये डेटा एक्सेस कैसे करे? वो किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने लाए बिना हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हुए? कैसे गांव में बैठा एक वकील अपनी पूरी फाइल जज के सामने रख सके, उसको बता सके कि देखिए इस पेज को देखिए, जबकि उसके पास यूज़ करने के लिए केवल एक मोबाइल हो? ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, इसका आंसर हमें चाहिए। अभी तक जैसे मैं आपके सामने आया हूं, मैं एक मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं,
क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक ऐप को साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स पे चला सकूं? अगर मैं किसी जज के सामने कॉन्फ्रेंस कॉल में या वीडियो कॉल में एक मोबाइल को यूज़ करता हूं, तो क्या मैं साथ में लैपटॉप उसको उसी ऐप पे यूज़ कर सकता हूं, जिससे कि मैं वो डॉक्यूमेंट्स उनको रेफ़र कर सकूं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? हम हिंदी में और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त मराठी में बात करते हैं, मेरे कुछ दोस्त बंगाली में बात करते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज बंगाली और मराठी है। हम कैसे ऐसे ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं जो इन लैंग्वेज फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करें? अब ये चीज़ें अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से शायद कहीं कहीं अवेलेबल हैं, पर एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म पर, एक वर्चुअल कोर्ट रूम के फॉर्म में हमारे पास आज की डेट में ऐसा कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हमें ये फील आए कि हम जितनी ज़ोर शोर से तैयारी करके आए हैं, जितनी ज़ोर शोर से अपनी बात जज के सामने रखना चाहते हैं, वो उसी स्पीड में, उसी अंदाज में, उसी तरीके से जज तक पहुँचे, मेरे अपोनेंट तक पहुँचे। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मुझे एक केस का आर्ग्यूमेंट जज के सामने करना है। जब मैं कोर्ट में होता हूं तो मेरे लिए बहुत सिंपल है उस कोर्ट रूम तक जाना, ये देखना कि वो जज किस नंबर का केस, हमारी एक लिस्ट होती है, हमारे पास जैसे 10 केसेस हैं तो हर केस को एक नंबर दिया जाता है। मेरे लिए बहुत ईजी है किसी कोर्ट रूम में जाना, ये देखना कौन से नंबर का केस चल रहा है। सपोज मेरा केस 8 नंबर पे लगा है, अगर कोर्ट नंबर 6, अगर किसी कोर्ट में आइटम नंबर 6 चल रहा है, तो मैं किसी दूसरे कोर्ट में जाकर के अपना केस अटेंड कर सकता हूं और जब 8 नंबर आएगा तो वहां पहुंच सकता हूं। मेरे पास आज ऐसा कोई वर्चुअल सिस्टम अवेलेबल नहीं है जहां पर मुझे ये पता लगता रहे कि दूसरी जगह कौन सा केस चल रहा है किस कोर्ट रूम में, ताकि मैं अपने नंबर पे अवेलेबल हो जाऊं वर्चुअल हियरिंग के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। फिर हमारे पास सिंगल कोर्ट रूम्स नहीं होते, हमारे पास मल्टीपल कोर्ट रूम्स हैं। अगर मैं एक जगह पे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा दूसरी जगह आर्ग्यूमेंट हो रहा है? वर्चुअली, फिजिकली मैं अपने बंदे को भेज सकता हूं, फिजिकली मैं जाके देख सकता हूं। ये तो हुई हाई कोर्ट तक की बात। इमेजिन कीजिए ट्रायल कोर्ट। मुझे एक विटनेस से क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं जब विटनेस से क्वेश्चन पूछता हूं तो ये जरूरी होता है कि उसे इन्फ्लुएंस करने वाला या आंसर देने वाला कोई व्यक्ति वहां अवेलेबल नहीं हो। मैं वर्चुअली उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे देखूंगा? मैं फिजिकली देखता हूं कि वो घबरा रहा है, वो टेंशन में है, वो पसीने आ रहे हैं उसको या नहीं आ रहे। वर्चुअली इट इज इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू पीपल, आप लोग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस जनरेशन जो हमारे देश की है, जिसके पास इतना सारा नॉलेज बेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्रिएट करें जिसमें मैं डॉक्यूमेंट हैवी से हैवी फॉर्मेट में अपलोड कर सकूं, जिसमें मैं साइमल्टेनियस हियरिंग कर सकूं एक जज के सामने अपने साथी एडवोकेट के साथ, जिसमें वॉइस ब्रेकअप, विजुअल ब्रेकअप्स ना हो। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूं जिसमें मैं डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकूं और वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेरे दोस्त को देखने को मिले, मेरे जज को देखने को मिले। मैं चाहता हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको बाकी पब्लिक भी देख पाए विदाउट अफेक्टिंग द प्राइवेसी एंड इंक्रिप्शन पार्ट। मैं चाहता हूं एक ऐसा सिस्टम जहां पर अगर 8 से 10 या 15 जजेस अलग अलग कोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं तो हम उस वर्चुअल सेटअप में हर कोर्ट रूम में को विजुअलाइज कर सकें, देख सकें कि हम वहाँ क्या हो रहा है और हमें वहाँ कब पहुँचना है। और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और नोन लोगों के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें उस छोटे से छोटे गांव तक अवेलेबल हो पाएँ, छोटी से छोटी बैंडविड्थ पर चल पाएँ और मोबाइल से भी एक्सेस हो पाएँ, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप मेरी इन बातों से कुछ आइडियाज़ आपको आएंगे और आप लोग हम सबकी मदद कर पाएंगे। आई होप कि आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। आप में से किसी को अगर इस बारे में कोई डाउट हो और पूछना चाहें या मैं किसी भी तरह से असिस्ट कर पाऊँ तो आई वुड बी ऑनर्ड। And at the end, I would again like to thank all of you for listening. I would like to thank the team of Fitz Robotics for giving me this amazing opportunity. Thank you so much for your time and patience.